नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में हमारा चल रही थी स्वर संधि और स्वर संधि का ये 8वां वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं आज। वैसे कल मैंने ये वीडियो अपलोड किया था पर रूप संधि का, लेकिन उसकी विजिबिलिटी बराबर सही नहीं आने के कारण ये वीडियो मैं फिर से अपलोड करूँगा आज। तो अगर आपने पहले वो वीडियो देख लिया हो और उसमें कुछ नहीं दिखा हो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि पररूप संधि जो है, जो हम 8वां वीडियो पढ़ने वाले हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो अब बिना व्यर्थ समय गवाए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पररूप संधि। पररूप संधि कहते किसे हैं? इससे पहले मैंने पूर्व रूप का वीडियो बताया था। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप, पूर्व यानी पहले वाला, प्लस के पहले वाला जो वर्ण जो शब्द हैं, उस शब्द का अंतिम वर्ण, इसको हम कहते हैं पूर्व वर्ण। और प्लस के बाद वाला शब्द है, इसके पहले वाला जो होता है शब्द, उसे हम कहते हैं पर वर्ण। इसको पूर्व कहेंगे और इसको कहते हैं पर। अब देखिए, इस संधि में होता क्या है, पर वाला रूप जो होता है, अर्थात पर अर्थात बाद वाला रूप जो होता है वो शेष रहता है। शेष का मतलब यहाँ दोनों वर्ण जुड़ने से हैं। यहाँ प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला, ये दोनों वर्ण आपस में जुड़ जाएंगे, अर्थात दोनों आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? एकादेश। और एकादेश जो होगा, जिस प्रकार से पूर्व रूप में पहले वाला वर्ण शेष रह रहा था, ठीक उसी प्रकार से पर रूप में ये बाद वाला वर्ण दोनों जुड़ करके, अर्थात एकादेश के रूप में बाद वाला वर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके नियम की बात। लेकिन इसके नियम पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा पहले हम एक बार वृद्धि संधि को फिर से देख ले, क्योंकि जब हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी तब हमने अयादि संधि का जिक्र किया था, अर्थात कहीं ना कहीं वो उसी का अपवाद है। तो यहाँ मैं बात करूँगा वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि का नियम क्या है? क्योंकि इसी नियम में से निकल करके आपके सामने पररूप संधि का नियम आने वाला है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन एक बार वृद्धि संधि को देख लेते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है? अ या आ के पश्चात यदि ए, आई, ओ, औ, अगर इनमें से कोई वर्ण आए, ए, आई, ओ, औ, इनमें से अगर कोई वर्ण आता है तो क्रमशः अ और आ और ए आई मिलने से तो हो जाता है आई, और अगर अ आ प्लस ओ या औ मिलने से हो जाता है औ। ये हम वृद्धि संधि में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वृद्धि संधि का वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को अवश्य देख ले। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें क्या नियम है। अब इसमें नियम ये रहेगा, उसी नियम में से, वृद्धि संधि के नियम में से ही एक नियम निकल के आएगा कि आगे अ या आ होना चाहिए, आगे अ अथवा आ, और पीछे ए या ओ, इनमें से। अब ये नियम तो काफ़ी वृद्धि संधि से समानता है, लेकिन इन दोनों के नियमों में हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मैं बता दूं, वृद्धि संधि में हमने एकादेश किया था, ठीक उसी प्रकार से पररूप संधि में भी एकादेश ही होगा। अब देखिए, अ आ और ए ओ, ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो एकादेश होगा। अब ये अ आ किसका है, ए ओ किसका है? तो इसके लिए हम डिटेल से नियम पढ़ेंगे। अ आ, अब ये अ आ जो है, यदि ये अ आ उपसर्ग का है, कैसा? उपसर्ग का। अब सबसे पहले उपसर्ग हमें देखने पड़ेंगे, उपसर्ग क्या है। तो एक बार जो बिल्कुल उपसर्गों से अनभिज्ञ हैं उनके लिए थोड़ा सा उपसर्ग की मैं उनको जानकारी दे दूं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु से पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कोई शब्द है अथवा तो कोई धातु है, अब इन धातु से आगे पूर्व में, पूर्व यानी पहले, यहाँ इनसे पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदलने की कोशिश करते हैं, अर्थ में उत्कृष्टता लाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग ध्यान रखिएगा, हमेशा उपसर्ग जो है वो धातु या शब्दों से पहले ही जोड़े जाते हैं। अब बात आती है उपसर्ग है क्या, कौन से उपसर्ग हैं, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए संस्कृत में केवल और केवल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में केवल 22 उपसर्ग हैं, और जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में एज इट इज पढ़ने पड़ते हैं। अब कौन कौन से उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों को हम देखेंगे। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी,
अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये देखिए ये 22 उपसर्ग हैं। अब हमने बात की थी अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग अर्थात ऐसे उपसर्ग जिसके अंत में या तो अ आए अथवा तो या आ आए। इन दोनों में से कोई भी वर्ण अगर अंत में हो तो उसे हम कहेंगे अवर्णांत उपसर्ग। नॉर्मली संस्कृत में जब भी हम कहते हैं तब अ कहते ही अ और आ दोनों का अर्थ साथ में लिया जाता है। हाँ, स्पेशली अगर हमें कहना हो कि केवल अ ही आना चाहिए या केवल आ ही आना चाहिए तो वहाँ विशेष रूप से मेंशन होता है। जैसा कि हमने पूर्व रूप संधि में पढ़ा था कि हमने जैसे ही अ देखा था तो वहाँ हमने लिखा था ह्रस्व अ, केवल ह्रस्व अ आना चाहिए। ह्रस्व अ का मतलब है केवल अ ही आना चाहिए, वहाँ आ नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं। ये टोटल 22 उपसर्ग हैं और इन 22 उपसर्गों में प्र, परा, अप, अव, आंग और उप, ये जो उपसर्ग हैं 6, ये ही अवर्णांत उपसर्ग कहे गए हैं। अर्थात इसके अंत में अ अथवा आ आता है। चलिए अब फिर से बढ़ते हैं हम अपने नियम की तरफ। अब हमारा नियम क्या है? नियम है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ या आ आए। और अभी हमने ऐसे 6 उपसर्गों को देखा, प्र, परा, अप, उप आदि 6 जो उपसर्ग देखे, उसमें उनके ठीक बाद में उपसर्ग होना चाहिए और उपसर्ग के ठीक बाद में ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मिलेगी और दूसरी नहीं है तो जैसा कि हमने वृद्धि संधि में पढ़ा है वही संधि होगी। तो यहाँ हम बात करेंगे अवर्णांत उपसर्ग हैं और इस उपसर्ग के बाद में यदि ए या ओ से आरंभ होने वाली, ए या ओ से शुरू होने वाली अगर कोई पीछे धातु आती है तो हम वहाँ दीर्घ संधि नहीं कर, हम वहाँ वृद्धि संधि नहीं करके हम कौन सी संधि करेंगे? पररूप संधि। अब इस कंडीशन से हम 2 कंडीशन अलग अलग बना सकते हैं। देखते कौन सी कंडीशन होती है वो। अवर्णांत उपसर्ग और इसके ठीक बाद में ए से शुरू होने वाली अगर कोई धातु आ जाती है, यदि अवर्णांत अर्थात अ या आ जिसके अंत में हो ऐसा कोई उपसर्ग और उसके ठीक बाद में, प्लस के ठीक बाद में ए या ओ से शुरू होने वाली कोई धातु आ जाए तो ये मिलकर के एकादेश हो जाता है। क्या हो जाएगा? एकादेश। और एकादेश में जैसा कि संधि का नाम है पर रूप अर्थात बाद वाला रूप, बाद वाला रूप बच जाता है, बाद वाला रूप होगा। मतलब अ प्लस ए ये जोड़ने से, वैसे नॉर्मली वृद्धि संधि के अनुसार तो क्या होगा? आई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बाद वाला रूप शेष रह जाता है। अर्थात ये मिलकर के एकादेश क्या होगा? ए ही एकादेश होगा। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरे नियम में क्या है? अवर्णांत उपसर्ग है और उसके ठीक बाद में ओ से आरंभ होने वाली अगर कोई धातु है, अवर्णांत उपसर्ग और उसके ठीक बाद में ओ से शुरू होने वाली अगर कोई धातु आती है तो अ या आ प्लस ओ मिलकर के ओ ही रहेगा। पर वाला रूप अर्थात बाद वाला जो रूप है ओ, वो ओ ही शेष रहेगा। ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं हम। उपसर्ग हम पढ़ ही चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं नियम की। अभी हमने नियम पढ़ा। पहला नियम तो क्या था? अवर्णांत उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ या आ हो, ऐसा उपसर्ग और ए से शुरू होने वाली कोई धातु हो, पीछे ए से शुरू होने वाली कोई धातु अगर ऐसा है तो एकादेश होगा। और एकादेश ये वर्ण जो हैं, ये वर्ण मिलकर के क्या बन जाएगा? ए बन जाता है। वृद्धि संधि के इस अनुसार देखें तो यहाँ आई बनना चाहिए था, हमें आई नहीं बनाना है, हमें केवल ए ही रखना है और तभी तो ये पररूप संधि कही जाएगी। चलिए इसको एक अच्छे से नियम से पढ़ते हैं। प्र प्लस एजते। अब देखिए प्र जो है ये प्र में अ है और एजते ये प्र उपसर्ग है, पहला ही उपसर्ग है प्र। हमने 22 उपसर्ग पढ़े थे, प्र, परा, अप, सम आदि, तो उसमें पहला ही उपसर्ग है प्र। तो प्र में अ है तो अ को हमने बाहर निकाला। और यहाँ एजते ये धातु है, धातु का रूप है। देखिए हमने आत्मनेपदी के रूपों की बात की थी, सेवते, सेवेते, सेवंते, ठीक उसी प्रकार से एज धातु के रूप चल रहे हैं, एजते, एजेते, एजंते, इस प्रकार से। तो यहाँ ए जो है, इस ए में से ए को निकाला बाहर। अब अ और ए ये मिलकर के अगर हमने पररूप संधि नहीं पढ़ी होती तो हम क्या करते? सीधा प्रईजते, इस प्रकार का रूप का होता हमारा प्रईजते। लेकिन चूंकि
ये जो अ है ये उपसर्ग का है, अवर्णांत उपसर्ग का, और ये ए जो है ये किसी धातु का शुरुआती वर्ण ए, अर्थात वो धातु ए से शुरू होने वाली है। तो इसलिए इन दोनों को एकादेश होगा और एकादेश होकर के पररूप एकादेश होगा। पररूप मतलब बाद वाला जो वर्ण है वो ही दोनों मिलकर के हो जाता है। तो इस प्रकार प्र में से अ को निकाला तो प्रहलंत रह गया, अ और ए को मिलाया तो ए बन गया, और पीछे यहाँ जते बचा था। अब देखिए पूरे को मिलाने पर क्या बना, प्रे जते, प्रहलंत था, इसमें ए जोड़ा तो प्रे, फिर ज और फिर ते, प्रे जते, इस प्रकार से रूप सिद्ध होता है। इसके और अन्य उदाहरण देखते हैं। परा प्लस ए लयति, परे लयति, उप प्लस ए लयति, उपे लयति। अब देखिए यहाँ परा जो है, अब ये परा और उप ये दोनों ही उपसर्ग है और दोनों अवर्णांत उपसर्ग हैं, और पीछे जो धातु है ए लयति ये ए से शुरू होने वाली धातु है, इसलिए यहाँ आई की मात्रा नहीं होकर के केवल और केवल ए हो, सॉरी आई की मात्रा नहीं होकर के यहाँ केवल और केवल ए ही हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं हम आगे। दूसरा नियम, अवर्णांत उपसर्ग, अर्थात ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ या आ हो और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, ऐसी धातु जिसकी शुरुआत ओ से हो रही हो। तो इन दोनों वर्णों को के मेल से ओ बनता है। अगर हम दीर्घ संधि की बात, सॉरी वृद्धि संधि की बात करें तो वहाँ ओ नहीं औ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ केवल और केवल ओ बनता है, और ये क्या होगा, एकादेश होगा। एकादेश मतलब दोनों वर्ण मिलकर के एक आदेश हो जाता है, उसको ओ कहते हैं, सॉरी ओ बचेगा, ओ बन जाता है, नहीं तो वृद्धि संधि के अनुसार औ होता। लेकिन यहाँ अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम इसे वृद्धि नहीं कह करके पररूप कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे उप प्लस ओशय, ओशति, उप ये अवर्णांत उपसर्ग हैं, प्र परा अप सम, ये जो 22 उपसर्ग है इसमें उप प उ प इसके अंत में देखो अ आ रहा है, अ, तो इसमें से हमने अ को निकाला और ओशति में से ओ को निकाला। अब देखिए अ और ओ को जोड़ा तो ओ बना, पररूप एकादेश हुआ। अब यहाँ देखिए उप में से प को निकाल दिया तो प हलंत रह गया, फिर इन दोनों को जोड़ने से ओ बना, और फिर पीछे शति बचा। अब इसको पूरे को जोड़ा तो उप हलंत था, इसके अंदर ओ को जोड़ा तो उपो, फिर शति, उपोशति, इस प्रकार का रूप बनता है। अब बात करते हैं आगे दूसरे अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की। तो प्रोशति, प्र प्लस ओशति, अवोशति, अव प्लस ओशति, उपोशति, उप प्लस ओशति। अब देखो प्र, अव और उप ये तीनों ही अवर्णांत उपसर्ग है, अर्थात इनके अंत में अ या आ शेष रहता है, और पीछे जो धातु है ओशति, ये देखिए ये ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पररूप संधि और पूर्व रूप संधि ये वास्तविकता में संस्कृत में ही होती है, क्योंकि ये पदांत शब्द हैं अथवा तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हम देखें तो हिंदी में नहीं होने के कारण, क्योंकि ये धातु हैं, अब धातु ए से शुरू होने वाली हो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए हिंदी में ये संधियाँ नहीं होती हैं। हिंदी में ये वाली संधियाँ नहीं होती हैं, बाकी पहले जो हमने 5 संधियाँ पढ़ी थी वो 5 संधियाँ होती हैं। अब देखिए इसी के साथ में हमारे जो संधि प्रकरण था उसमें एक और संधि होती है, लेकिन उस संधि को लगभग रीट तक आपको देखने की आवश्यकता नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि अब स्वर संधियाँ हमारी जो हैं 7 संधियों के, स्वर संधियों के 7 भेद थे, वो 7 भेद हम पढ़ चुके हैं और अच्छे से डिटेल से। अब अगर आपको ये वीडियो या अच्छे लगे हो, ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो, संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। क्योंकि देखिए एक अध्यापक के लिए उनके सामने जब स्टूडेंट्स नहीं बैठे होते हैं उस समय पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य होता है, और टेक्नोलॉजी से मैं भी कोई विशेष टेक्नोलॉजी की मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक प्रयास कर रहा हूँ ताकि सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो पूर्व रूप और पररूप संधियाँ जो हैं, पूर्व रूप और पररूप,
मैं कहूँगा कक्षा 6 से 8 तक के बालक जो हैं उनके लिए ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि पढ़े तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, लेकिन लगभग 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ये संधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। कक्षा 9, 10 और जैसा कि रीट के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इसी के साथ में हमारी स्वर संधियाँ तो कंप्लीट हो गई। अब आगे और व्यंजन और विसर्ग संधि है, अब उनके वीडियो आएंगे आपके पास। अगर आपको, फिर से कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पहले तो इसको लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो 6ठी से 10वीं तक का किसी भी विद्यालय का, किसी भी स्टेट का विद्यार्थी हो उस तक इसे ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ ये भी कहूँगा उन वीडियो उन तक पहुँचाए और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अवश्य कहे, ताकि जब भी, और उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।